प्रेम के पीर कवि किन्हें माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी को। तो रानी पद्मावती के बारे में आप लोग समझिएगा, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप जिसे अभी वर्तमान में आप श्रीलंका बोलते हैं। मलिक मोहम्मद साहब के द्वारा जो लिखे गए जो रचना है, जो कविता है, उसको जब सुनते हैं वो क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज आप लोगों के एक नए पाठ के साथ हम आए हैं और ये जो पाठ आप लोगों का होने वाला है काव्यखंड। काव्यखंड से पहला चैप्टर है करबक। बहुत ही मजेदार आप लोगों का आज ये कविता होने वाला है, क्योंकि इस कविता में मलिक मोहम्मद जायसी देखोगे कि अपने रूप से अधिक गुण के बारे में बताएं, और दूसरा देखोगे इसमें जो बात किया गया है रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में, राजा रत्न सेन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ में क्या देखने वाले हैं, आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बता दें आपको हम पहले कि आप सबसे पहले इसमें देखिएगा कवि परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में देखिएगा, फिर आपके कविता में उन्होंने क्या लिखा है और क्या उन्होंने बताया है, क्या संदेश दिया है आप सभी लोगों को। ठीक है, इसको आप लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पाठ का समय आपका अधिक लेंगे नहीं हम। ठीक है, कम समय में आपको देखोगे ये पूरा वीडियो सेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग को आराम से देखना है, समझना है, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं वो आपसे ना छूटे और आपका रिजल्ट बहुत ही क्या हो, बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे चीज़ों का। और वो हो यहाँ पर देखोगे ये चीज़ आ गया था ना, चलिए इसको हम हटा दिए, ये हमें ध्यान में नहीं था। ठीक है चलिए, तो अब आपका जो है पाठ होने वाला ये रहा आपका। सबसे पहले किसके बारे में? कवि परिचय के बारे में, यानी कि आपको हम बताने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो सबसे याद रखना आपको, करबक कविता के कवि कौन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएंगे सही आंसर इसका? आपका सही जवाब हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में पूछा जाए तो ऐसा माना जाता है कि अनुमानतः इनका जन्म जो है वह 1492 ईस्वी में हुआ था। और निधन की बात करें तो निधन भी अनुमानतः ही माना जाता है। कब? 1548 ईस्वी में। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है। आपको याद रखना है अनुमानतः 1492, और निधन की बात पूछा जाए तो 1548 ईस्वी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखोगे आपके एग्जाम में कवि परिचय में, यानी कि कवि जो इनके कवि हैं इस पाठ के, उसके बारे में पूछा जाता है। कविता की कुछ पंक्ति को उठा के पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, और उस कविता में जो कुछ संदेश दिए जाते हैं, कुछ बातें जो दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा मैं आपको वो सभी चीज़ें बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बस इस वीडियो को आराम से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ से संबंधित एक भी प्रश्न आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे, इतना विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका अब यहाँ पे निवास स्थान की बात करें, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है कि करबक कविता के जो कवि हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी साहब। इनका निवास स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी कौन थे? मलिक शेख ममरेज। कौन? मलिक शेख ममरेज। मलिक राजे अशरफ भी इन्हीं को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मलिक राजे अशरफ भी। गुरु इनके कौन थे? सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। सूफी देखोगे संत कौन? शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके कौन थे? गुरु थे। अब आप आगे यहाँ देखिएगा, आगे आपके हैं वृत्ति की यदि बात करें, आरंभ में जो है यह जायस में रहते हुए किसानी किए थे और बाद में शेष जीवन ये फकीरी में, और बचपन में ही देखोगे अनाथ हो गए थे। साधु और फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता था। ठीक है, साधु और फकीर लोगों के संगति में यह बचपन से ही रहे थे, और उसका ही देखोगे प्रभाव ये रहा था कि इनका जो है विचार संत प्रवृत्ति के रहे। ठीक है, कौन? ये
आपके मलिक मोहम्मद जायसी साहब। अब आगे देखिएगा, व्यक्तित्व की बात करें, इनका व्यक्तित्व की, चेचक के कारण इनको एक बीमारी हो गया था, चेचक। जैसे आप देखते होंगे आपके शरीर में दाग हो जाता है छोटा छोटा, ठीक है, तो चेचक इनके शरीर में हो गया था। तो चेचक के कारण ये थोड़ा रूपहीन हो गए थे, चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। और बाईं आंख, इनका जो बाईं आंख है वो खराब हो गया था, ठीक है, बाईं आंख, एक आंख से ये देखते थे, और कान से भी वंचित हो गए थे। बाईं आंख और बाईं कान चेचक बीमारी कारण इनका क्या हो गया था, खराब हो गया था। मृदुभाषी टाइप के लोग थे, मनस्वी थे, स्वभावता या संत प्रवृत्ति के लोग थे। और मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। ये आपके एग्जामिनर का देखोगे तो पसंदीदा प्रश्न है कि बराबर इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं कि प्रेम के पीर कवि किसे माने जाते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब को प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं, ठीक है। कृतियां की बात किया जाए, इनकी कृतियां मतलब इनके द्वारा जो लिखे गए जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें आपके पद्मावत, बड़ा ही प्रसिद्ध है इसके पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहड़ा नामा, महरी वायसी, मसला या मसला नामा, ये सब देखोगे इनकी रचना है, जिनमें पद्मावत देखोगे काफी प्रसिद्ध है। क्योंकि पद्मावत जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें रानी पद्मावती, राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी इन्होंने क्या किए हैं, जिक्र किए हैं। शायद हो सकता है कि आप लोग पद्मावती मूवी भी देखे होंगे, ठीक है। तो देखोगे तो हम बात कर रहे थे यहाँ पद्मावत के बारे में। इनके अतिरिक्त चंपावत, होली नामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। चौपाही, दोहा आदि के करबक शैली में निबद्ध या काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। आपका जो ये कविता जो है, याद रखिएगा किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है। क्योंकि पूछा भी जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाए कि करबक शीर्षक कविता जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित यह किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जो जायसी ग्रंथावली के नाम से भी प्रसिद्ध है, संपादित है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिएगा, ये है रानी पद्मावती, ठीक है, रानी पद्मावती का एक इमेज देखिएगा, देखोगे कितनी सुंदर। ये राजा रत्नसेन है और इधर है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इधर है अलाउद्दीन खिलजी। देखा जाए तो रानी पद्मावती के बारे में आप लोग समझिएगा, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप जिसे अभी वर्तमान में आप श्रीलंका बोलते हैं, वहाँ की रहने वाली थी, काफी सुंदर दिखने में थी। वहाँ की देखोगे रूपवान के साथ साथ गुणवान भी थी, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ रूप से ही सुंदर थी, वहाँ की देखोगे अन्य कलाओं में भी ये पूर्ण थी। और देखा जाए तो आप लोग देखे होंगे अपने, देखोगे जब अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ पे आक्रमण करके वह रानी पद्मावती के रूप से मोहित हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि चित्तौड़ को कब्जा में करने के बाद रानी पद्मावती को भी अपनाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो रानी पद्मावती अपने आप को जौहर प्रथा के अंतर्गत देखोगे आग में सपुर्द कर देती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथ अपने आप को नहीं सपुर्द करती है। इतने देखोगे बेहतर कैरेक्टर की महिला थी, ठीक है, कि हमें हमारे पति के अलावा देखोगे कोई भी छू भी नहीं सकते हैं, ठीक है, इतना समर्पण था। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए जायसी की उज्जवल अमर कीर्ति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। अब समझिएगा यहाँ पे जायसी का जो सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वह कौन सी रचना है, पद्मावत, जिसमें ये चित्तौड़ नरेश राजा रतन सेन की पत्नी थी, कौन, रानी पद्मावती, और सिंहल द्वीप की राजकुमारी भी हम बोले थे ना, सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी, पद्मावती की प्रेम कथा का जिक्र दिया गया है। इनका जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी साहब का, कौन सा ग्रंथ, पद्मावत में। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। अब आगे आप देखिएगा, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, अभी जो चीज़ हम आपको बताए थे कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब को क्या माने जाते हैं, प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं। यहाँ प्रस्तुत देखोगे इनके दो करबक अलग अलग संकलित है। ये पद्मावत के कर्म से प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है। प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम करबक में कवि जो हैं एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन की प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, और इन गुणों के कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की क्या हो सकी है, रचना
हो सकी है। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय करबक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वो कहते हैं उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। अब ना वह राजा रतन सेन है और ना ही वह रूपवती पद्मावती रानी है, ना वह बुद्धिमान सुआ है और ना वह राघव चेतन या अलाउद्दीन है। इनमें कोई भी आज नहीं रहा है, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कभी यह कहना चाहते हैं एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। इसमें दो करबक में देखोगे दो अलग अलग करबक दिए गए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहला जो लिखा गया है इनके द्वारा जो करबक है, जो पद्मावत का जो अंश है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी अपने रूप से भी अधिक गुण की बात करते हैं। और अंतिम में देखोगे ये अंत के जो इनकी मतलब जो कविता में आपके जो लास्ट जो दिया गया उसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति देखोगे इस दुनिया से चले जाते हैं, संसार से वह खत्म हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा उनका जो कर्म है, जो जिस हिसाब का उनका ध्यान रखिएगा कार्य होते हैं, उस हिसाब से लोग उसका गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं। जैसे देखोगे कि फूलों के मुरझा जाने के बाद भी बगीचे में उसका सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार ध्यान रखिएगा जो अच्छे व्यवहार जो अच्छे विचार के व्यक्ति होते हैं उनके चले जाने के बाद भी देखोगे दुनिया में उसका क्या होता है, गुणगान होता है, उनका नाम होता है। ठीक है, जैसे आप याद कीजिए हमारे ही देश में कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को हम लोग क्यों याद करते हैं? वो व्यक्ति अभी भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को अभी भी याद किया जाता है। क्यों? उनके गुण के कारण। ठीक है, वह व्यक्ति देखो वो फूल के समान थे, भले वो चले गए मुरझा गए, लेकिन अभी भी ये संसार रूपी बगीचा में उनका क्या है, उनका नाम है, उनका सुगंध अभी भी फैल रहा है। तो चलिए अब आप देखिएगा कविता में क्या है। कविता में आपके देखोगे करबक में जो यह पंक्ति लिखा गया है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। नैन मने होते हैं आंख, ठीक है, नैन मने क्या होते हैं, आंख होते हैं। ठीक है, अब देखोगे गाना भी देखोगे एक था दबंग पिक्चर का, कौन सा, उनके सलमान खान, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गया चैन। तो नैन की बात आप लोग पर्यायवाची शब्द भी जानते होंगे। नैन मने क्या होते हैं, नैन मने होते हैं आंख। कभी का अभी हम आपको बताए थे कि चेचक बीमारी के कारण जो है इनके बाईं आंख जो है वो खराब हो गया था, तो कभी के पास अब एक ही आंख से तो इनको दिख रहा है ना। ये अपने बारे में कह रहे हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मलिक मोहम्मद साहब अपने आप को ये बोल रहे हैं, एक नैन के होते हुए भी, एक आंख के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वह क्या हैं, गुणवान हैं। ठीक है, भले रूप इनका देखोगे सही नहीं है, लेकिन गुणवान है ये। सोई विमोहा, सोई मने होते हैं जो भी, सोई मने होते हैं जो भी, विमोहा मतलब होते हैं मोहित हो जाना। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आपके हिंदी में तो नहीं है, अवधी भाषा में भी हम आपको बताए थे, तो ध्यान रखिएगा यह एक क्षेत्रीय भाषा जो खास करके देखोगे यूपी साइड में ब्रज एरिया में, वृंदावन एरिया वाले एरिया में देखोगे ब्रज और अवधी का प्रचलन उस जमाने में अधिक था, तो उस जमाने में इसी भाषा में आपके कविता लिखे गए। यहाँ पे लिखा गया है कि सोई विमोहा जो हूं कभी सुने। जो भी व्यक्ति, ध्यान रखेगा, जो भी व्यक्ति कभी भी मलिक मोहम्मद साहब के द्वारा जो लिखे गए जो रचना है, जो कविता है, उसको जब सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, यहाँ पे रूप से भी अधिक गुण की बात किया जा रहा है कि हमारे लोग रूप को नहीं देख रहे हैं, हम जो गा रहे हैं, हम जो रचे हुए हैं, उस चीजों को लोग देखोगे सुन करके बड़ा मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े जो रूपवान लोग हैं वह मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते समझते हैं। समझिए, यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी, मतलब एक आंख के होते हुए भी जायसी जो है वह गुणी है। गुणी माने गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाते हैं, जो भी उनकी कविता को सुनता है वह क्या हो जाते हैं, वह मोहित हो जाते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे का आपका देखिएगा, यहाँ पे एक अगला आप देखोगे जो है, चांद जैस जग विधि अवतारा। इसका मतलब क्या हुआ, चांद जैस, जैस मने होते हैं जैसे, विधि मने यहाँ पे क्या हुआ, विधि मने विधाता भगवान ईश्वर। ठीक है, विधि मने यहाँ पे क्या हो गया, विधाता भगवान ईश्वर। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से देखोगे चांद को प्रकृति ने बनाया है, उतारा है,
आप लोग आसमान में चांद को, पूरा चांद को देखते होंगे, तो चांद में भी दाग है, आप देखिएगा। लेकिन चांद की जो ध्यान रखिएगा रोशनी है कितना शीतलता प्रदान करती है हम लोगों को, ठीक है। उस रोशनी में बड़ा ठंडक है। पूरा चांद जिस दिन रहता है, पूर्णिमा का रात हो, आसमान यदि साफ हो, और कभी आप छत पे बैठे हो या नदियों के किनारे हो, जैसे ये नदी के किनारे, समुद्र के किनारे हो, आपको इतना सुंदर वो नज़ारा दिखेगा, आपका मन पूरी तरह से देखोगे उधर मोहित हो जाएगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं क्या कि चांद के जैसा देखोगे हमें विधि, हमें ईश्वर ने, विधि मैंने क्या, ईश्वर भगवान जो हम बात किए, विधाता, उन्होंने हमें इस धरती पे उतारा है। जिस तरह से चांद में भी ध्यान रखिएगा दाग है, लेकिन चांद में दाग होते हुए भी वह दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह से याद रखिएगा कि इनके अंदर भी वो चीजें हैं, कुछ दाग है। दाग मतलब ऊपरी चेहरा जो इनका देखोगे सुंदर भले ना है, लेकिन अपने रूप से देखोगे, ठीक है, अपने रूप से अधिक गुण से यह दुनिया को क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। आगे करें, दिन ही कलंक, कलंक माने होते हैं दाग, आपको भी पता है। दिन ही कलंक किन ही उजियारा, जग सूझा एक ही नैन, जग को हम एक ही नैन से देख रहे हैं। उबा सुक असनक्तन माह, सुक माने होते हैं शुक्र तारा, तारों के समूह में ध्यान रखेगा, जो शुक्र तारा होता है ना आसमान में, वो बड़ा चमकीला होता है, ठीक है। तारे नक्षत्र जो होते हैं उसके बीच में शुक्र जो तारा होता है वह क्या होता है, बड़ा ही चमकीला होता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि, यहाँ पे अब सुनिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कभी यह कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन फिर ये कहते हैं, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कभी में भी कमी है। फिर भी देखिएगा, फिर भी कभी चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, जिस प्रकार अकेला शुक्र तारा जो होते हैं नक्षत्रों के बीच उदित होता है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति क्या कर लिया है, भली भांति समझ लिया है। इस कर्मक का अर्थ, ये पंक्ति का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो अब आगे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा है, जो लही अम्भी डाभ ना होई। अम्भी का मतलब होते हैं आम का पेड़, अम्भी माने क्या होते हैं, आम का पेड़। डाभ का मतलब यहाँ क्या हुआ, डाभ का मतलब हुआ आम में जो मंजर निकलता है। आप देखिएगा जब खास करके होली के आसपास देखिएगा, धीरे धीरे करके निकुला उसमें चीज निकलना शुरू हो जाएगा, और होली के बाद यानी अप्रैल महीने आते आते पेड़ में मंजर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, मतलब आम में मंजर आना होता है ना, उसको हम लोग मंजर बोलते हैं। आप बताइएगा आपके गांव साइड में इसको क्या बोला जाता है? हम लोग के गांव साइड में तो उसको मंजर ही बोला जाता है, ठीक है, कि आम में मंजर आ गया, निकुला मंजर निकलने लगता है। कुछ दिन बाद फिर देखोगे जब पूरा मंजर से ये सज जाता है बगीचा, तो उसमें सुगंध आना शुरू हो जाता है, गंध आना, एकदम मंजर का खुशबू पूरे बगीचा में फैल जाता है। तो यहाँ कभी कह रहे हैं, जो लही अम्भी डाभ ना होई, तो लही सुगंध बसाई ना सोई। इस पंक्ति का क्या अर्थ है देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कभी यह कहते हैं कि जब तक आम से निकुले डाभ यानी मंजर, यानी अभी हम बोले ना कि मंजरी जिसको आप बोलते हो, मंजरी नहीं होती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। तब तक उसमें क्या नहीं आती है? तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। आगे सुनिएगा, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, ते अति भई असुझ अपारा। समुद्र का पानी देखिएगा खारा है, नमकीन है, लेकिन ध्यान रखिएगा वह पानी में एक और गुण है, वह असुझ है, अपार है। असुझ अपार का मतलब देखोगे आप उसमें इतना पानी है उसकी गहराई को नहीं नाप सकते हो, आर पार नहीं उसके देख सकते हो। देखिए यहाँ पे फिर हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कभी यह कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, खारा माने आप समझ ही रहे हैं, नमकीन है, इसीलिए वह असुझ है और अपार है, ठीक है, असुझ और अपार है इसीलिए। कौन सा? समुद्र का पानी। आगे आप देखिएगा यहाँ पे आगे की पंक्ति क्या है, जो सुमेरु तिरछुल विनाशा, जो सुमेरु तिरछुल विनाशा। भगवान शिव के देखोगे त्रिशूल जब सुमेरु पर्वत पे पड़ा तो वह क्या बन गया, ध्यान रखिएगा, सुमेरु पर्वत का रंग बदल गया, वह स्वर्ण आकार में आ गया, सोना बन गया। भा कंचन गिरी आग आकाशा। इसका मतलब आप समझिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कभी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ था। उसी तरह से याद रखिएगा, जब हम बेहतर की संगति में आ जाते हैं तो याद रखिएगा हम भी पत्थर से सोना बन सकते हैं। तो यहाँ देखो कि भगवान शिव की त्रिशूल पड़ने से, जैसे देखो सुमेरु पर्वत
कैसा बन गया था, सोने का। उसी तरह से देखोगे अच्छे विचार के लोगों के साथ में रहने से हम भी देखोगे अच्छे बन सकते हैं। आगे आप देखिएगा यहाँ पे ये पंक्ति क्या है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है, जो लही घड़ी कलंक न पारा, जो लही घड़ी, घड़ी ध्यान के घड़िया होते हैं जिसमें सोनार लोग जो है, ध्यान रखिएगा, सोना गलाने का एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है, ठीक है, उसी को यहाँ घड़ी यानी घड़िया बोला गया है। जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा, कलंक मतलब होते हैं यहाँ, ध्यान रखिएगा, कलंक यहाँ किसको बोला गया है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जो लही घड़ी कलंक ना पारा, कांच नहीं कंचन कारा। कंचन देखोगे यहाँ पे बोला गया आपका क्या, कंचन बोला गया सोना को, कांच होई कंचन कारा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि देखोगे यह कहना चाहते हैं कि जब तक घड़िया, अभी हम बोले थे ना, सोना गलाने वाले पात्र, सोना गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता है, तब तक वह कच्ची धातु यानी सोना नहीं होती है। तब तक ध्यान रखिएगा, आप उसको अलग शेप, अलग आकार प्रकार नहीं दे सकते हो। सोना को गला करके ही नहीं, ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रकार के हम लोग आभूषण बनाते हैं, फिर बाद में उसको लोग पहनते भी हैं। अब आगे आप देखिएगा यहाँ पे, ये रहा आपका, ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी का आगे का देखिएगा, लिखा हुआ करबक में क्या है, एक नैन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाऊ, सब रूपबंत गही मुख जो भी कई चाऊ। इसका मतलब समझिएगा, एक नैन जैसे दर्पण, यहाँ पे कह रहे हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी साहब कि इनका एक नैन जो है वह दर्पण के समान है, वह आईना के समान है। और ये इतने देखोगे, यह इतने गुणवान व्यक्ति हैं कि लोग ध्यान रखिएगा, इनके मुंह की ओर देखते हैं, ताकते हैं, जैसे लोग दर्पण में अपना क्या देखता है, चेहरा देखता है। अब यहाँ देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव के हैं। जिस तरह से आईना देखोगे निर्मल और स्वच्छ रहते हैं, कि जिस तरह का आपका चेहरा होता है उसी तरह का छवि बन जाता है, उसी तरह से आईने की तरह देखोगे यह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले व्यक्ति हैं। अब आगे आप देखिएगा, और जो है उनकी इसी गुण की वजह से, और उनकी जो है इसी गुण की वजह से बड़े बड़े जो रूपवान लोग हैं, ठीक है, उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनकी मुख की तरफ ताका करते हैं। किनकी मुख की तरफ, मलिक मोहम्मद जायसी के मुख की तरफ, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, मुहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा, जोड़ी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैनन्य जल भेई। इसका मतलब देखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो इनका रचना है पद्मावत, ये किस तरह से उसको लिखे हुए हैं ये जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। यह कहने कि मैंने ऐसी कविता की रचना किया है कि जिसने इसको सुना है ना, उसको क्या हुआ है, प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। और मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, और यह करे कि मैंने इस कविता को रक्त की जो है खून की जो है लेई लगा करके जोड़ा है, गाढ़ी प्रीति के आंसुओं के जल में भिगोया है, ठीक है। गाढ़ी प्रीति के आंसुओं में जल मतलब एक जो फील होते हैं, जो दर्द होते हैं, उसको महसूस करते हुए मैंने इस काव्य की क्या किया है, रचना किया है। तब ये कहते हैं, देखोगे, रक्त की लेई लगा करके और गाढ़ी प्रीति के आंसुओं में जल भिगा करके, देखोगे जल में भिगो करके हम इस काव्य की क्या किए हैं, रचना किए हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे का क्या है, ओ मन जानी कवि तस्किन्हा, मकु या रहे जागत मही चिन्हा। कहाँ सो, अब आगे ये जिक्र करते हैं, कहाँ सो रतन सेन अब राजा। ये करेगी कहाँ है अब वो रतन सेन जैसे राजा, जिनका देखोगे अपार प्रेम था अपनी पत्नी इनके प्रति, रानी पद्मावती के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, करें वैसे राजा अब कहाँ मिलेंगे। फिर आगे कह रहे हैं, कहाँ सुआ असबूधी उपराजा, और कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान, उस प्रकार के जिद्दी प्रवृत्ति के लोग। कहाँ है राघो जाकिन बखाना, और कहाँ है वह स्वरूप, वह रूपवती, कौन, पद्मावती रानी। कोई ना रहा, अब कहने कब कोई ना रहा, बस जग में क्या रह गया है, जग में बस उनकी कहानी रह गई है, उनका नाम रह गया, इनमें सभी कोई नहीं है।
तो अब देखिएगा यही कहते हैं, फिर यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे ना रहने के बाद भी संसार में मेरी आखिरी निशानी यही बच जाएगा। ये करें, अब ना वह रतन सेन है और ना ही वह रूपवती कौन पद्मावती रानी है, और ना वह बुद्धिमान सुआ है, ना वह राघव चेतन है, ना अलाउद्दीन खिलजी है। आज इनमें से करें कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में उनकी क्या रह गई है, लेकिन यश के रूप में उनकी कहानी रह गई है, उनका नाम रह गया है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे, ये रहा आगे का लाइन देखिएगा, धानी सोई जस कीर्ति जासू, फूल मरे पर मरे न बासु। इस लाइन का मतलब समझिएगा क्या होते हैं। ठीक है, इस लाइन का, इस पंक्ति का मतलब है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, वह व्यक्ति, वह महिला पुरुष कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, वह व्यक्ति इस दुनिया में महान है, धन्य है, जिनके मरने के बाद, ध्यान रखिएगा, जिनके जाने के बाद इस दुनिया से, वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है। उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प यानी फूल के मुरझा जाने पर उसका क्या रह जाता है, सुगंध रह जाता है। याद रखिएगा, कभी यहाँ कह रहे हैं कि वह पुरुष, वह व्यक्ति धन्य है, महान है, जिनको, ध्यान रखिएगा, जिनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी क्या रह जाता है, जिनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी, याद रखिएगा, उनका नाम रह जाता है। ऐसे पुरुष क्या हैं, ऐसे पुरुष महान हैं, ऐसे पुरुष धन्य व्यक्ति हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक आप लोग देख लिए, समझ लिए, तो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखोगे, ये जो हम आपको बताए कि धानी सोई जस कीर्ति जासू, फूल मरे पर मरे न बासु। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, याद रखिएगा, इस पार्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप लोग क्या देखने वाले हैं, यहां से अब आप आगे का लाइन देखिए, ये रहा आपका आगे का पंक्ति, केई ना जगत जस बेचा, केई ना लिन्ही जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबड़े दुई बोल। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यश जो होते हैं, नाम जो होता है, प्रसिद्धि होता है, यह खरीदने बेचने की चीज नहीं होती है, यह खुद का होता है। ठीक है, अपना खुद का पहचान होता है। जैसे मान चलिएगा कि आप यदि दुनिया में बेहतर काम कर रहे हैं तो आपका उस वजह से नाम होगा आपका, और आपको याद किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के दूसरे के नामों का क्रेडिट आप ले लीजिएगा। क्रेडिट मतलब उसके नामों का, ध्यान रखिएगा, जो वो कर रहे हैं उसके कार्य का, मतलब जो भी जिम्मेदारी है या वो व्यक्ति उस तरह के कार्य कर रहे हैं तो उसके नाम से आपका जो नाम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पल के लिए भले हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, आदमी का अपना कर्म, अपना यश, यही देखोगे उसको एक अलग पहचान क्या देता है। जैसे समझिएगा कि हम ऐसे आपको बता दें, जैसे हम आपको बोलेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, चंद्रशेखर आजाद की जो हम बात की, इसको पता होगा, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या, उनके जितना उनका नाम है क्या, उतना उनका नाम है क्या, नहीं। हाँ, जब तक वो होंगे तब तक हो सकता है कि उनके नाम से उनके पिता को भी पहचान या सम्मान मिल रहा होगा, लेकिन उनके जाने के बाद सबसे अधिक किनको याद किया जा रहा है, उस व्यक्ति को जिनका खुद का कर्म था। इसीलिए बोला कि यश जो है ना खरीदने की चीज है ना बेचने की चीज है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं, इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं, जो मेरे रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में जरूर याद करेगा। अब आप आगे देखिएगा, आगे तो आपके प्रश्न उत्तर आ गए, और इसमें हम आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो आपको A4 साइज नोट्स में गैस क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए। प्रेम के पीर कवि किन्हें माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को। निम्न में कौन सी कृति देखोगे जायसी की नहीं है, भक्तमाल, या आगे आप पढ़ोगे नाभा दास के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, अभी हम तुरंत आपको बताए थे, प्रेम के पीर कवि हैं। करबक कहाँ से लिया गया है, करबक पाठ, यह देखोगे इनके जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत से लिया गया है। करबक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, यहाँ पे जायसी हो जाएंगे। जायसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है, पद्मावत की भाषा देखोगे अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं,
इनको माने जाते हैं प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के कवि। आगे क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा यानी तुलना किससे किया है? कविता में हम आपको बताए थे अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? इनको माना जाता है प्रेम मार्गी शाखा के कवि। आगे का प्रश्न आप देखिएगा, कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है? इसमें मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति मिर्गावती भले नहीं होगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? इसका जवाब भी हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का जन्म स्थान हम आपको शुरू में ही बताए थे, जायस कब्र अमेठी इनका जन्म स्थान है। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? ये हम आपको बताए थे, देखोगे लगभग कब, जन्म के 1492 में इनका जन्म हुआ था, 1548 ईस्वी में इनका देखोगे क्या हुआ था, निधन हुआ था। जायसी की काव्य की भाषा कौन है? जायसी की काव्य की भाषा अवधी है, ये आप देखे ही थे शुरू में। तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपके कितने रहे इसमें? ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहे 15, और सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो गैस क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसमें ही आपको सब्जेक्टिव और बहुत कम ही जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो सब्जेक्टिव आपको उसमें ही मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव याद रखिएगा उसमें आपको सिलेक्टेड मिल जाएगा, ठीक है। और वो सब्जेक्टिव से बाहर आपके आने वाले भी नहीं है। तो जितना आपको देखोगे गैस क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा और बहुत जल्द आपको वो मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। आप सभी को ही पता है कौन सा एप्लीकेशन, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन को आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और पैनल पीडीएफ अभी फिलहाल आपको इसका मिल जाएगा जो भी हम आपको पढ़ाए हैं। लेकिन A4 साइज नोट्स जो गैस क्वेश्चन वाला आपको मिलेगा वो उसमें अभी थोड़ा समय है, 15 तारीख के बाद आप लोग खास करके हिंदी इंग्लिश के लिए तैयार रहिएगा, वो चीज़ें अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से निकलवा करके आप उसके बाद धीरे धीरे करके आपका सारा सब्जेक्ट का नोट्स, ठीक है, मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से अपना तैयारी कीजिए और एकदम बेहतर रिजल्ट आइए, आप टॉप कीजिए बिहार बोर्ड में। और हमारे सर के द्वारा जो आपको वादा किया गया है, ठीक है, वादा आप लोग के लिए जो प्राइज का है वो प्राइज के हकदार आप लोग ही हैं। तो आप लोग जो हैं ज्ञान बिंदु इस चैनल पे आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि जितना आपको बताया जा रहा है आप उतना भी तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित है कि इस बार बिहार बोर्ड में आप लोग बेहतर रिजल्ट लेके आओगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।